किसी को कोई दिक्कत नहीं? प्रिंटफ फंक्शन के बारे में अजीत तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर। ओके। अब आगे है तुम्हारा, इसके आगे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये क्या कहता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम अपने डेटा को, मतलब द फंक्शन विच डज नॉट अलाउ टू फॉर्मेट द इनपुट आउटपुट डेटा कॉल्ड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो हमारे इनपुट डेटा को या आउटपुट डेटा को हमारे हिसाब से नहीं करने देगा कुछ भी। ठीक है। अब एग्जांपल में क्या है, स्कैनएफ, एफ स्कैनएफ, गेट्स फंक्शन, पुट्स फंक्शन, गेट सी एच ई etc, ये सारे के सारे फंक्शन क्या है, तो तुम्हारा अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन का एग्जांपल है। बट इसमें से हमको अभी जरूरत है किसका, स्कैनएफ फंक्शन का। बाकी फंक्शन बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग वन बाई वन, जहां जहां जरूरत होगा उसके हिसाब से। लेकिन अभी फंक्शन का नाम क्या है, स्कैनएफ, जिसके बारे में हमको जानना बेहद जरूरी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो, अब पता है क्या स्कैनएफ फंक्शन का काम क्या होता है कि दिस फंक्शन एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड। मतलब कीबोर्ड से जो तुम की प्रेस करते हो ना, उसकी की को उठाता है, उठा करके रखने का काम कौन करता है, मेमोरी में स्कैनएफ फंक्शन। मतलब ये हुआ कि तुम कैलकुलेटर में प्रेस करते हो 5+4, तो प्रेस करते हो बटन से, तो बटन से वो स्क्रीन पर लेके जाने का, ले आने का काम कौन करता है, वो करता है स्कैनएफ। मतलब स्कैनएफ फंक्शन का काम ये होता है कि दिस फंक्शन एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड एंड स्टोर इनटू द मेमोरी एड्रेस। और मेमोरी के एड्रेस पे क्या करता है, वो जाकर के उसको स्टोर कर देता है। अब पता है क्या, इट यूजेस द डिफरेंट कन्वर्जन स्पेसिफायर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप या वेरिएबल। मतलब ये कहता है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का स्पेसिफायर यूज करता है अलग अलग तरह के डेटा टाइप के लिए। ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देखो क्या कहता है। सिंटेक्स, स्कैनएफ, कन्वर्जन स्पेसिफायर, और यहाँ पे %, और फिर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का नाम। ठीक है, %, उसका वेरिएबल का नाम। तब पहले देखो, प्रिंटफ में ये नहीं लगता है, स्कैनएफ में %, लगता है। ये बात एकदम पॉइंट को ध्यान में रखना, कभी भी प्रिंटफ में %, नहीं लगता है, स्कैनएफ में लगता है। ठीक है। तो स्कैनएफ, कन्वर्जन स्पेसिफायर, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम। स्पेसिफायर तो तुमको ऊपर में ऑलरेडी बता चुके हैं, %, के बारे में। अब इसको हम लोग कौन सा ऑपरेटर ऑपरेटर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। यानी कि ये ऑपरेटर का नाम क्या है, इसका नाम है एड्रेस ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के बारे में जो है वो तुमको पहले भी बताए हैं, ये स्पेशल ऑपरेटर होता है जिसका स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। इसका नाम क्या है, एड्रेस ऑपरेटर। तो ये काम कैसे करता है वो समझाएंगे थोड़ा देर के बाद। देखो, अब यहाँ पे क्या है, राइट ए स्टेटमेंट टू इनपुट टू इंटीजर इन ए एंड बी वेरिएबल। हमको क्या करना है, इनपुट करने का स्टेटमेंट लिखना है, इनपुट करने का, जिसमें कि 2 इंटीजर होगा, जिसका वेरिएबल का नाम क्या होगा, ए और बी। तो हम यहाँ पे लिखे हैं इंट ए कॉमा बी। इनपुट हो गया, मतलब डिक्लेयर हो गया वेरिएबल। अब लिखेंगे स्कैनएफ %d एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। मतलब कि ये हो गया कि %d किसके लिए है, ये ए के लिए है, और ये वाला %d किसके लिए है, बी के लिए है। ठीक है। अब कहता है क्या, राइट ए स्टेटमेंट टू इनपुट 1 इंटीजर, 1 कैरेक्टर एंड 1 फ्लॉट इन ए कॉमा बी एंड सी वेरिएबल। मतलब कि एक कैरेक्टर और एक फ्लॉट जो है वो ए बी और सी वेरिएबल में हमको स्टोर करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंट ए, कैरेक्टर बी और फ्लॉट सी। फिर क्या लिखेंगे, स्कैनएफ %d फॉर इंटीजर ए के लिए, %c फॉर कैरेक्टर बी के लिए, और %c फॉर फ्लॉट सी के लिए। ठीक है। तो अगर हम मान के चलो कि सी को अगर पहले कर देंगे तो हमको बी को भी यहाँ पे पहले करना पड़ेगा। इस एफ को अगर पहले कर दोगे तो इसको पहले कर दो। ऑर्डर उसी के अनुसार चलता है जैसा तुमको देना है। ठीक है। तो ये इनपुट करने का स्टेटमेंट हमने लिखा यहाँ पे। अब कहता है क्या कि नोट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पता है क्या, कि नोट में कि द डिटेल्स या सिग्नेचर ऑफ printf फंक्शन एंड scanf फंक्शन आर रिटेन इनसाइड stdio.h हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल। मतलब कहता है कि अगर ये printf फंक्शन कैसे इनपुट करता है, scanf फंक्शन कैसे आउटपुट करता है, इसका सिग्नेचर, इसका डिटेल्स जो है ना, वो किस फाइल में लिखा गया है, उसका नाम है stdio.h हेडर फाइल। मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इसी में लिखा गया है। ठीक है। यानी कि हम अपने बता रहे हैं कि डिटेल्स, मतलब कि उस प्रिंटफ फंक्शन जो होता है उसका पूरा डिटेल्स किसके अंदर में, हेडर फाइल के अंदर में है, जिसका नाम क्या है, stdio.h, जिसका पूरा नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो अब सवाल ये है कि ये हेडर फाइल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो इसके पहले पॉइंट समझो। अब पता है क्या
कि बिफोर यूज printf function and scanf function in our program we must include stdio.h header file in our program। मतलब ये हुआ कि तुम अगर फॉर्म भरते हो तो फादर नेम पहले लिखते हो ना, अपने नाम से पहले मदर नेम लिखते हो ना कोई एक, तभी ना पता चलता है कि हाँ तुम उनके जनरेशन है, तो उससे प्रूफ होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि उसी तरीके से अगर हम लोग अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन अगर लगा रहे हैं तो हमको स्टूडियो.h और stdio.h अपने प्रोग्राम के सबसे टॉप में ऊपर में इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों इंक्लूड करना पड़ेगा? क्योंकि ये उसका फादर है समझो। अब मान के चलो कि तुमसे पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन हम अभी बना रहे हैं तो कौन सा बुक से लिया गया है? कैलकुलस से। तो तुम कैलकुलस का नाम बोलते हो ना, ऐसा तो नहीं ना कि क्वेश्चन आ जाता है। कल कभी देखते हो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है रे कि कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दिया, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि तुमको उसके बारे में नहीं पता है, तभी ना तुम ऐसा बोलते हो। वही कहता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जब लिखा गया है हमारे द्वारा तो तुमको याद रखना होगा कि कभी भी अगर हम यहाँ पे जब कोई भी फंक्शन यूज करेंगे तो उस फंक्शन को किस हेडर फाइल में बनाया गया है ये तुमको इंक्लूड करना एकदम जरूरी होता है। नहीं करोगे तो एरर दे देगा, बताएंगे इसके बारे में बार बार। अब कहता है कि हेडर फाइल इंक्लूड कैसे होता है, हाउ टू इंक्लूड हेडर फाइल, कैसे इंक्लूड होता है। तो देखो इंक्लूड करने का सिंटेक्स, हैश इंक्लूड नाम का सिंबल लिखना है, हैश इंक्लूड, और एंगल ब्रैकेट में लिखना है हेडर फाइल का नाम, या हैश इंक्लूड और डबल कोट में लिखना है हेडर फाइल का नाम, ठीक है, डबल कोट में लिखना है हेडर फाइल का नाम। तो तुम्हारा हेडर फाइल क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। अब एग्जांपल में, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, या लिखो हैश इंक्लूड conio.h, भी हेडर फाइल है, या फिर लिख सकते हो हैश इंक्लूड stdio.h डबल कोट के अंदर तो भी चलेगा, मतलब डबल कोट लिखो तब या एंगल ब्रैकेट लिखो तब, दोनों चल सकता है, ठीक है। तो ये तरीका है तुम्हारा इंक्लूड करने का। अब सवाल ये है कि हेडर फाइल का मतलब क्या होता है, बार बार सुन रहे हेडर फाइल, तो ये होता क्या है? तो कहता है क्या कि द फाइल हैविंग .h एक्सटेंशन कॉल्ड हेडर फाइल, जिसके ऊपर में लगा हुआ होगा .h वो फाइल कहलाएगा हेडर फाइल। अब कहता है कि ऑल द हेडर फाइल कंटेन्स प्री डिफाइंड फंक्शन इन ग्रुप वाइज या कैटेगरी वाइज। सारे के सारे हेडर फाइल जो होते हैं ना वो पहले से बनाए हुए फंक्शन को अपने अंदर में रखते हैं। जैसे सब लोग जो लोग एक्सेल पढ़ा होगा तो देखते हो ना, मैथमेटिकल फंक्शन अलग है, लॉजिकल फंक्शन अलग है, डेट एंड टाइम फंक्शन अलग है, उसके अलावा टेक्सचुअल फंक्शन अलग है, लुकअप फंक्शन अलग है, तो सबका कैटेगरी बना हुआ है। उसी तरीके से हेडर फाइल भी क्या करता है कि सी के अंदर में सारा फंक्शंस को अलग अलग कैटेगरी वाइज बना करके रखता है। अब कहता है क्या कि इफ वी यूज एनी फंक्शन इन आवर प्रोग्राम, अगर हम लोग कोई भी फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो वी मस्ट इंक्लूड प्रॉपर हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम। अगर तुम कोई भी फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करते हो तो तुमको प्रॉपर हेडर फाइल को इंक्लूड करना एकदम जरूरी है। ऑल द हेडर फाइल आर रिटन इन स्मॉल लेटर, सारे के सारे हेडर फाइल जो होते हैं ना स्मॉल लेटर में इंक्लूड, मतलब कि लिखना पड़ता है, याद रखना हेडर फाइल का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल देख, जैसे एग्जाम्पल में है कि एक हेडर फाइल है जिसका नाम है stdio.h, इसके अंदर में सारे फंक्शंस अवेलेबल है और बहुत सारा है बट ये सब पॉपुलर। एक हेडर फाइल है conio.h, उसके अंदर में ये सारे फंक्शंस अवेलेबल है, इतना सारा, जिसमें कि दो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे प्रोग्राम में, CLR SCR, इसका मतलब होता है क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, अभी हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो। एक है तुम्हारा getch, जिसका काम होता है स्टॉप द स्क्रीन अनटिल कैरेक्टर इनपुट, मतलब ये स्टॉप करता है स्क्रीन को जब तक कि तुम कोई ना कोई कैरेक्टर को इनपुट नहीं करते हो तब तक। अब उसके बाद कहता है एक है तुम्हारा math.h, तो ये क्या कहलाता है, इसके अंदर में फंक्शन है SQRT है, फैक्ट है, साइन है, कॉस है, ये सारे फंक्शन, लॉग फंक्शन सब इसके अंदर में। एक string.h नाम का हेडर फाइल है जिसके अंदर में तुम्हारा ये सब फंक्शन सब है, ये सब यूज हम करेंगे बाद में पढ़ाएंगे ये सब धीरे धीरे आगे चल के। एक graphic.h नाम का हेडर फाइल है जिसके अंदर में ये सारे के सारे फंक्शन सब है जो हम बताएंगे धीरे धीरे, बस तुमको समझा रहे हैं क्या, हेडर फाइल जो अपने अंदर में बहुत सारे फंक्शन को रखता है, ठीक है। अब आगे कहता है क्या कि अगर हम सी के प्रोग्रामिंग लिखने के करीब अब बहुत जल्दी आ चुके हैं, अब आ गए हैं, 10 मिनट में हम प्रोग्रामिंग भी करना तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। तो कहता है कि अगर हम सी के प्रोग्राम को लिखते हैं तो कहता है कुछ का कुछ रूल्स होता है। रूल्स कहने का मतलब कि कहीं भी तुम जाते हो तो तुमको एक रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो उसी तरीके से अगर तुम सी के प्रोग्राम को लिखते हो तो उसके प्रोग्राम को लिखने के लिए तुमको कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल कौन सा है? तो रूल 3-4 गो है, जो रूल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अगर भूलोगे तो तुम्हारा प्रोग्राम गलती हो जाएगा, नहीं लिखाएगा सही से। तो रूल नंबर 1 कहता है क्या कि अगर तुम्हारे घर में
कोई भी काम को करते होते हैं, एक गार्जियन होते हैं घर में, उनसे बिना पूछे कोई नहीं करता है कि नहीं। तो उसी तरीके से कहता है कि सी के प्रोग्राम को भी लिखने से पहले तुमको उसके गार्जियन को परमिशन देना पड़ेगा तब। अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नोटपैड लिख लें और लिखे नोटपैड लिख दें, अब बस कोड लिखने लगे चलो मेरा ये कोड है, नहीं, ये कोड नहीं समझेगा सी। कैसे समझता है? तो कहता है कि जो कोड मेन फंक्शन के अंदर में लिखाता है वही कोड कहलाता है। मतलब ये मेन हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। यानी कि अगर मान के चलो कि हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में सब कुछ हमारे पास है, लेकिन उसमें मेन चीज नहीं है तो काम नहीं करेगा। मेन चीज क्या है? सेल्फ। सेल्फ से सारा कंपोनेंट जुड़ा होता है, सेल्फ मारोगे अगर गड़बड़ी है तो स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन सबसे पहला मेन कंपोनेंट क्या है जहां से तुम्हारा गाड़ी स्टार्ट होता है? वो है सेल्फ। कंप्यूटर में सब चीज है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, ये है वो है, लेकिन स्टार्ट बटन ही नहीं है तो तुम क्या स्टार्ट कर पाओगे? नहीं ना। तो वही कहता है कि कोई मेरे कोचिंग में आ गया, मेरे कैंपस में, कोचिंग के अंदर में, क्लास के बाहर में खड़ा रहेगा, बोले कि हम क्लास करके आ गए हैं, तो कभी कोई मानेगा नहीं ना। तुम जब तक क्लास के अंदर में नहीं आते हो तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि तुम मेरा स्टूडेंट हो और तुम क्लास में आए हुए हो, ठीक है। तो वही कहता है कि तुम अगर मेन मेन के अंदर में तुम लिखते हो वही कोड कहलाता है। कि सी का कोड बाहर में लिखते हो तो वो तुमको एरर दे देगा, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम गौर से देखो कि यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट क्या कहता है? एनी सी प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इनसाइड मेन फंक्शन। हमेशा मेन फंक्शन के अंदर में लिखाता है कोई भी सी का प्रोग्राम। अब सिंटेक्स देखो, वॉइड मेन 99% सी में यही यूज होता है, वॉइड मेन। अगर तुम वॉइड मेन लिखोगे तो इसके अंदर में तुमको जो कोड लिखना है इसी के अंदर में लिखो, लास्ट में ये ब्रैकेट को तुमको बंद कर देना है। फिर यहाँ पे है क्या? तो मेन यहाँ पे हमने लिखा, बट वॉइड हम नहीं दिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम वॉइड अगर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन लगा देना चाहिए। ये कहता है मेन कि नहीं हमको वॉइड चाहिए ही चाहिए। तो वॉइड का मतलब क्या होता है? नथिंग। तुमको 100 रुपया दिए, 100 रुपया तुमसे हम ले लिए, तो तुमको क्या दिए? तो कहने के लिए कुछ नहीं दिए, लेकिन जीरो तुम अपने एंट्री में लिखोगे कि हमने लिया और दिया, ठीक है। इंट मेन, ये सी प्लस प्लस का सिंटेक्स है। ऐसा भी तुम देखोगे कहीं कहीं लिखा हुआ इंट मेन, और यहाँ रिटर्न जीरो, ऐसे करके भी तुम देखोगे कहीं कहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा रहता है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है? वॉइड मेन वॉइड, ऐसा भी तुम लिखा हुआ देखोगे कहीं ना कहीं। लेकिन रूल नंबर 1 का सबसे टॉप में जो ये है, वॉइड मेन में ही सारा प्रोग्राम को लिखना है, याद रखना। बाकी सब धीरे धीरे सीखोगे, कब कहाँ पे किसका यूज होता है नहीं होता है, बाद में धीरे धीरे बताएंगे कहीं ना कहीं, तो वो चीज तुम सीखोगे। अब आगे कहता है यहाँ पे अगला पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ऑल सी प्रोग्राम रिटन इन ए स्मॉल लेटर। सारा सी का प्रोग्राम जो होता है वो छोटे लेटर में लिखाता है, ये ध्यान रखना। अब कहता है क्या कि डेटा टाइप मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। डेटा टाइप को तुमको यूज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी है कि ए कैसा है, बी कैसा है, सी कैसा है, डी कैसा है, ठीक है। तो वही कहता है कि डेटा टाइप को तुमको डिक्लेयर करना एकदम जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है 4 नंबर में? ऑल सी लाइन टर्मिनेटेड बाई सेमी कॉलन। सी का सारा लाइन जो होता है ना सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है, मतलब कि एंड ऑफ द लास्ट में तुमको सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। इसलिए हमको आदत हो जाता है कि इंग्लिशों में कभी कभी हमसे गलती से डला जाता है, प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट है ना, तो गलती से लिख रहे हैं इंग्लिश में, डॉट की जगह पर ऐसे डला जाता है इतना ज्यादा, और हम गए हैं प्रोग्रामिंग में गलती से, ठीक है। तो ऑल सी प्रोग्राम टर्मिनेटेड जो होता है ना किससे होता है? सेमी कॉलन से। सेमी कॉलन का मतलब रियलिटी में क्या होता है? एंड ऑफ लाइन। तो लाइन तुम्हारा एंड हो गया, तो ये सेमी कॉलन लाइन के लास्ट में लगाना ही लगाना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होता है क्या? जिस लाइन में तुम्हारा वॉइड मेन हो उसमें नहीं लगाना है, जिसमें हैश हो उसमें नहीं लगाना है, और कुछ कीवर्ड्स में भी नहीं लगाना है। अब मान के चलो कि मेने में अगर हम ताला मार देंगे, हम अपने गेटे में ताला मार देंगे तो कोई अंदर आएगा नहीं ना, तो इसमें नहीं कभी भी लगाना, नहीं तो एंड हो जाएगा प्रोग्राम शुरू होने से पहले। इसलिए इसको खुला छोड़ते हैं। हैश में भी नहीं लगाना है, जिसमें रहेगा उसमें नहीं लगाना है। तो कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे नहीं लगाते हैं। मतलब सिंपल सा समझो, वॉइडमेन के अंदर में जो लिखोगे ना लाइन, उसके लास्ट में तुमको सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। उसके लास्ट में तुमको क्या लगाना है? सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। अंदर में लिखोगे उसमें लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद ये तुम्हारा 4 पॉइंट तो हो गया, समझ में आ गया होगा सबको। अभी तक जो हम आज का क्लास लिए हैं उसमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो बोलो, हम दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर किसी को कोई पॉइंट जो बोले हैं उसमें कोई वर्ड्स अगर समझ में नहीं आया है तो बताओ, हम दोबारा रिपीट कर देंगे। चैट बॉक्स में, प्राइवेट चैट में हमको भेजो, हम बता देंगे अगर नहीं समझ में आया तो। 4 वाला सर फिर से बता दीजिए। कौन वाला? फिर से सेमी कॉलन मतलब नहीं समझा।
सेमीकोलन कहने का मतलब ये हो गया कि तुम कोई सेंटेंस अगर लिखते हो तो लास्ट में तुम क्या लिखते हो, डॉट लिखते हो ना। क्यों लिखते हो? ताकि वो मेरा सेंटेंस एंड हो गया। तो कहता है कि सी के प्रोग्राम को जो तुम लिखोगे वॉइडमेंट के अंदर में जो भी लाइन, उसके लास्ट में तुमको सेमीकोलन लगाना एकदम जरूरी है, क्योंकि उसको मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो कुछ कीवर्ड्स है जिसमें नहीं लगता है, किसमें नहीं लगता है वो बताएंगे बाद में, तो उसमें नहीं लगता है, तुमको खुद सिंटेक्स जब हम बताएंगे तो तुमको बता देंगे कि किसमें वो नहीं लगता है। ठीक है। सर थर्ड पॉइंट बताइए ना एक बार। जैसे अभी जो बताया उसको, हाँ हाँ। जैसे हम लगाते हैं इफ में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता है, ये वो बता दीजिए। इंट लगाते हैं, इंट ए, इसमें सेमीकोलन लगाते हैं। अगर मान के चलो कि तुमको अगर देखना है, लाइव देखना है इस चीज को, तो हम बहुत सारा प्रोग्राम लिख करके रखे हुए हैं। देखो तो, देखो यहाँ पे हम जाते हैं, फाइल में गए, खोलते हैं ओपन करके। देखो तो यहाँ पे सब में है कि नहीं, प्रत्येक के लाइन में देखो, जो कीवर्ड्स होगा उसी में नहीं होगा। इंट में इस लाइन के लास्ट में है, इसके लास्ट में है, इसके लास्ट में है, इसके लास्ट में नहीं है, क्योंकि क्या है, कीवर्ड है। कर्ली ब्रैकेट होगा उसमें नहीं लगाना है, ये तो बताए हुए हैं हम। इसमें भी नहीं लगा है, देखो इसमें लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो ये सब चीजें हम बताएंगे कि कहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है। तो सी का सारा लाइन सी से टर्मिनेट होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन कहाँ पे है वो तुमको हम बताएंगे। ठीक है। अब कहता है कि सी के प्रोग्राम को रन कैसे कराते हैं, बस यहीं से प्रोग्रामिंग हम लोग का स्टार्टिंग अब हो जाएगा। क्वेश्चन तुमको हम आज देंगे 20 क्वेश्चन बनाने के लिए। सब 2-3 दिन में आराम आराम से हमको बना करके दिखाएगा। नहीं बनेगा तो हम क्लास में बताएंगे, नहीं बने कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम बताएंगे। ठीक है। मतलब कि ये नहीं होना है कि हाँ कि अरे नहीं बन रहा है, कैसे होगा, वो हम बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम 3-4 को प्रोग्रामिंग कर करके तुमको हम बताएंगे। ठीक है। तो हाउ टू रन सी प्रोग्राम, सी के प्रोग्राम को हम लोग कैसे रन कराते हैं, तो सिंपल सा कि ओपन एनी आईडीई। आईडीई होता क्या है, अगर मान के चलो कि तुमको खाना बनाना है, रोड पर चलते हुए एक सब्जी ला करके दे देंगे, बोलेंगे यहीं पे बना दो, तो तुम बना सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको खाना बनाने के लिए किचन चाहिए। तो किचन क्या है, कहते हैं किचन इज ए रिक्वायर्ड सेट ऑफ टूल व्हिच आर यूज्ड टू डेवलप द फूड है। अगर मान के चलो कि किचन एक ऐसा कंपोनेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ओके। जहाँ पे हम लोग, किसी को मेरा आवाज लैग हो रहा है क्या, रुक रुक करके तो नहीं जा रहा है? नहीं सर। आशीष तुम्हारा नेट खराब आ है, मेरा रहा है खराब सर, नहीं। आवाज तो आ रहा है। हाँ ठीक है, आशीष तुम्हारा नेट खराब है, मेरा नहीं खराब है। चलो तो यहाँ पे क्या है कि जिस तरह से तुमको किचन जो होता है उसमें ऐसा टूल अवेलेबल होता है जो खाना बनाने के लिए होता है। तो दुनिया में किसी भी प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए उसका एक आईडीई होता है। आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब कि एक इन्वायरमेंट बना दिया है इंटीग्रेट करके, जो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए काफी होता है। तो कहता है कि अगर तुमको प्रोग्राम को रन कराना है, सी के प्रोग्राम को, तो कहता है कि कोई भी तुम एक आईडीई को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो। जैसे देखो ओपन एनी सी आईडीई, आईडीई को कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो देखो जाना गूगल में, गूगल में जाकर के क्लिक करना क्या, डाउनलोड सी प्लस प्लस आईडीई, मारो एंटर। सबसे पहला लिंक जो देखना है यहाँ पे आएगा, डेवलपर वाला जो आएगा ना, डेवलपर वाला देखना, बहुत सारा लिंक आएगा, लेकिन तुमको जाना है किस पे, देखना डेवलपर insider.co, इसी पे जाना। हालांकि इसके ग्रुप लिंक को हम भेज देते हैं तुम लोग के ग्रुप में, कंट्रोल C। मोबाइल पे भी ऐप आता है, मोबाइल में भी कोडिंग कर सकते हो, बोलोगे तो हम मोबाइल के ऐप का लिंक भी भेज देंगे, उसी पे कोड लिखा जाता है। ठीक है। देखो आ गया, इस पे क्लिक करके अब देखो यहाँ पे जब आएगा तो तुमको कहाँ पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे। देखो डाउनलोड टर्बो C++, यहाँ पे है ना, डाउनलोड टर्बो C++ पे जाना, क्लिक कर देना। देखो जैसे ही क्लिक किया डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया ना, यहाँ पे हो रहा है डाउनलोड। देखो डाउनलोडिंग हो गया। जब डाउनलोडिंग हो जाएगा तो डाउनलोडिंग होने के बाद ये कहाँ जाता है, तो डाउनलोड नाम के फोल्डर में जाता है, जो कहाँ पे रहता है, तो सबसे पहले तुम खोलना दिस पीसी, अपने लैपटॉप का क्या खोलना, तो खोलना यहाँ पे दिस पीसी। दिस पीसी में जाने के बाद तुमको यहाँ पे डाउनलोड नाम का दिखेगा फोल्डर, इसके अंदर में जाना टर्बो में, यहाँ पे राइट क्लिक करना,
और यहाँ पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे जाकर के क्लिक कर देना। एक्सट्रैक्ट ऑल पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे ओके करोगे तो देखना एक और फोल्डर बन जाएगा, जिप जो है ना, जिप। ऐसा नहीं, एक और फोल्डर बनेगा इसी नाम का, टर्बो नाम का, जो जिप टाइप का नहीं है, चैन नहीं लगा हुआ होगा उसमें, देखना आ गया। कहाँ पे आया देखो तो, बगल में यहाँ पे आया ना कहीं जरूर बनेगा फोल्डर उसी के आसपास। तो इस पे जाकर डबल क्लिक करना, टर्बो C++ का ये खोलना, ये वाला सेटअप नाम का फाइल होगा ना, इस पे जाकर डबल क्लिक करना, आएगा इंस्टॉल करने के लिए। देखो इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही तुम इंस्टॉल करोगे ना, देखो इंस्टॉल करने के लिए आया ना, नेक्स्ट करने के लिए आ रहा है। देखो ऑलरेडी मेरे में है इंस्टॉल, जिसे करा है मॉडिफाई, रिपेयर और रिमूव। तो ऑलरेडी मेरे में तो बना हुआ है, इंस्टॉल है। जब इंस्टॉल तुम्हारा हो जाएगा सिस्टम में, तो तुम्हारे डेस्कटॉप पे इस तरह का एक आइकन बन जाएगा। कौन सा आइकन? जो हम अभी सिस्टम में है, देखो यहाँ पे आया टर्बो C++। इसी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्लिक करना है कहाँ पे, स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक करना है। तो देखो तुम्हारा ये खुल जाएगा ऐसे। ऑल्ट इंटर दबाओगे छोटा होगा, कीबोर्ड से ऑल्ट इंटर दबाओगे बड़ा होगा, ऑल्ट इंटर दबाओगे छोटा होगा, ऑल्ट इंटर दबाओगे बड़ा हो जाएगा। देख, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सबको। तो कोई भी आईडी को तुमको ओपन करना है, जिसका नाम क्या क्या है, टर्बो, वुडलैंड, कोड ब्लॉक्स, VS कोड। दीज आर द एग्जांपल ऑफ आईडी ऑफ सी। बहुत सारा आईडी है, 50 को आईडी है, लेकिन सबसे पॉपुलर जो रहेगा उसी पे काम करो। और भी एक दो आईडी के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन अभी तुमको बता रहे हैं केवल मेन टर्बो पे। ठीक है, अब उसका राइट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को तुमको राइट करना है। कैसे? नया पेज खोल करके, उसके बाद सेव द प्रोग्राम विथ .c एक्सटेंशन। .c एक्सटेंशन लगा करके तुमको प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के बाद जब तुम्हारा प्रोग्राम सेव हो जाएगा, तो प्रोग्राम को कंपाइल कराना है। कंपाइल क्यों कराएंगे? उसमें एरर अगर कोई होगा उसको बता देगा, अगर होगा तो। अगर तुम्हारा सक्सेसफुली कंपाइल अगर हो गया, तब तुमको आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइल प्रेस Ctrl F9 फॉर रन द प्रोग्राम। अब हम शॉर्टकट का यूज नहीं भी करेंगे तो चल सकता है, शॉर्टकट तरीका हम बता देंगे, इससे भी आसान शॉर्टकट तरीका, जिससे तुम कैसे करोगे रन कराने के लिए। और Alt F5 से होता है आउटपुट। तो ये स्टेप तुमको करते 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 इतना बार याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं। बहुत ईजी। कैसे? तो अब देखो, अब एक क्वेश्चन है मेरे पास कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटर 3 नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल नंबर। हमको 3 नंबर तुमको देंगे और उसका हमको सम निकाल करके कंप्यूटर हमको दे दे, इसका हमको प्रोग्राम लिखना है सी। तो तुमको हम बताए भी हैं अभी कि कोई भी प्रोग्राम को लिखना है तो वो एडमिन में लिखना है। तो देखो, सबसे पहले अगर इस एडिटर को खोल रहे हैं, अगर तुमको फाइल खोलना है तो ऑल्ट को दबा करके F दबाओगे ना, तो अपने आप फाइल खुल जाएगा। ऑल्ट को दबा करके E प्रेस करोगे, जो रेड कलर का सिंबल दिख रहा है ना मेन्यू में, E दबाओगे तो एडिट खुल जाएगा, S दबाओगे सर्च खुल जाएगा, R दबाओगे रन खुल जाएगा, C दबाओगे कंपाइल खुल जाएगा। एरो की से लेफ्ट राइट से मूव करोगे तो देखो मूव होगा एरो की से। ऊपर नीचे मूव करना चाहते हो तो यहाँ पे जाओ, ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। देखो एरो की से ही तुम्हारा सारा काम होगा। मतलब सी के कम प्रोग्रामिंग में माउस का बहुत कम काम होता है, नहीं के बराबर। टैली के सॉफ्टवेयर में भी माउस का काम बहुत नहीं के बराबर होता है। उसी तरीके से ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं कहाँ पे, फाइल में जाएंगे, न्यू पेज खोलेंगे। खोल दिए? खोले ना? अब ये नीचे में जो जगह दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हटाने के लिए कीबोर्ड से F5 प्रेस करोगे तो ये हट जाएगा। देखो अब फुल स्क्रीन में आ गया। अब हम लिखते हैं क्या, VOID, वॉइड मेन लिख दिए। वॉइड मेन में हम यहाँ लिखे, कर्ली ब्रैकेट खोले, कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिए। बताए थे ना कि मेन के अंदर में सारा कोड लिखना है, लिख दिए। अब हमको 3 नंबर का सम निकालना है, तो 3 नंबर के लिए लेते हैं इंट A, B, C, एक S फॉर सम के लिए ले लिए 3 वेरिएबल। क्या लिखे थे, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। हो गया, लिखते हैं PRINTF, प्रिंटफ इंटर द स्ट्रिंग, सॉरी इंटर द THR 3 नंबर। क्या लिखे हम मैसेज, इंटर द 3 नंबर। ये प्रोग्राम है, इंटर द 3 नंबर, 3 नंबर इनपुट करना है हमको, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा क्या, इंटर द 3 नंबर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे SCNF, स्कैनफ यहाँ पे दिए, %D, %D 3 बार, क्योंकि 3 को इंटीजर है, कॉमा एड्रेस ऑफ A, कॉमा एड्रेस ऑफ B, कॉमा एड्रेस ऑफ C। हो गया बंद। ठीक है, इसके बाद है क्या तो हम यहाँ पे लिखेंगे S बराबर A प्लस B प्लस C, सम हो गया। लिखेंगे PRINTF, प्रिंटफ, लिखेंगे द सम ऑफ ऑल नंबर इज %D, कॉमा दे देंगे S को हम प्रिंट करा दिए। अब जैसे ही हम रन कराएंगे, Alt R दबाएंगे, रन कराएंगे, तब इसके बाद क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, इसको सेव एज करना है, सेव एज, नाम दे देना है क्या,
सम 3.c, मतलब 3 गो नंबर का सम, इसलिए सम 3 दिए, फॉरवर्ड दे दिए हमको याद रखने के लिए। अब ऑल्ट आर में जाएंगे और रन कराएंगे। देखो रन यहाँ पे है ना, कंपाइल कराओ पहले, ऑल्ट सी में जाएंगे और कंपाइल कराएंगे। तो देखो तो यहाँ पे नहीं ना है एरर। अब जाते हैं ऑल्ट आर दबाते हैं तो रन कराते हैं, तो देखो तो यहाँ पे रन कर गया, तुमको रन किया ना। लेकिन यहाँ पे हम 45 डालते हैं, 78 और 90, तो तुमको यहाँ पे क्या हुआ प्रॉब्लम, तुमको आउटपुट नहीं दिखाया लेकिन बाहर आ गया प्रोग्राम में। मतलब ये हुआ कि हम अपने प्रोग्राम में, देखो इस प्रोग्राम हम अपने वाला लैपटॉप में भी नहीं क्लास ले रहे हैं, दूसरे के लैपटॉप में ले रहे हैं, तो इसमें हमको हेडर फाइल नहीं मांगा। किस लिए नहीं मांगा, क्योंकि लेटेस्ट कंपाइलर है। अगर तुमको हम अपने वाला में कल करा करा करके तुमको बताएंगे, उसमें ना 2 गो एरर दे देगा प्रोग्राम में। क्या दे देगा, प्रिंटफ और स्कैनफ पे एरर दे देगा, क्योंकि प्रिंटफ स्कैनफ जो है कौन सा हेडर फाइल से लिया गया है, stdio.h से लिया गया है। तो यहाँ पे उसके बदले में क्या लगाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, ये लगाना जरूरी होगा। हम अपने वाला में कल बताएंगे तो देखना पक्का लगाना पड़ेगा ये। उसका देखो ऑल्ट इंटर से फिर बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जा करके और हम फिर से रन कराते हैं प्रोग्राम को। तो देखो पहले वाला सम अब दिख रहा होगा, लेकिन जैसे तैसे दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। डालते हैं 2, 5 और 9, सम दिखाया लेकिन तुमको पता चला नहीं ना, पता चला क्योंकि हमने स्क्रीन को रोका ही नहीं था। स्क्रीन को रोकने के लिए एक फंक्शन है गेट सी एच, बताए थे। और गेट सी एच किस हेडर फाइल से लिया गया है, conio.h नाम के हेडर फाइल से लिया गया है। हैश इंक्लूड conio.h, conio.h रन कराते हैं, डाल देते हैं 4, 5, 6, देखो तो 15 आ गया। अब रुका हुआ है ना स्क्रीन, और हम चाहते हैं क्या कि जो पहले वाला लिखा हुआ है सारा स्क्रीन पे उस सबको हम मिटा दें। तो इसके लिए फंक्शन है CLRSCR, इसका नाम क्या है, क्लियर द स्क्रीन करने के लिए है। ये वाला क्लियर द स्क्रीन करने के लिए है, ठीक है। अब देखो रन कराते हैं प्रोग्राम को, डालते हैं नंबर, सब निकाल दिया सब, लेकिन 34 लिख रहे हैं ऊपर में, 56, 78 लिख रहे हैं नीचे में, अच्छा लग रहा है नहीं ना। तो यहाँ पे जाकर के ना /n लगा दो, सबसे लास्ट में जाकर के सबसे लास्ट में जाकर के क्या लगा दो, /n लगा दो, कर्ली ब्रैकेट खोले, डालते हैं 2, 4, 5 आ गया, डालते हैं 100, 900, 800, सब निकल गया। तो ये तुम्हारा प्रोग्राम हो गया। यानी कि जो हम तुमको एक क्वेश्चन दिए हैं उसका कोड तुमको अपने कॉपी पर उसका यही लिखना होगा जो सामने में अभी तुमको हम बताएं। तो ऐसा ही तुमको हम दे देंगे बनाने के लिए 20 क्वेश्चन, आराम से 3-4 दिन में सब टोटली क्वेश्चन को बना लेना। हम डेली ऐसा ही 10 क्वेश्चन तुमको ऑनलाइन बता देंगे, 10 अपने से ट्राई करना, जो हल्का हल्का होगा तुम बना लेना, भारी वाला हम बताएंगे। अब चलो सबसे पहले यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट जिसको निकालना है उस क्वेश्चन का आंसर का वो अपना निकाल लो, और हम तुम लोग को ग्रुप में अभी क्वेश्चन हम भेज रहे हैं, ठीक है। ठीक है, नहीं बनेगा तो बनाइएगा धीरे धीरे, थोड़ा भी। अरे 20 क्वेश्चन हम देंगे तो 20 क्वेश्चन में से 2 को तो बनेगा, 3 को बनेगा, तो इतना बनाना है, ठीक है। तो कम से कम इसका आंसर पहले ये वाला जो अभी बताएं उसका आंसर ये वाला लिख लो, ठीक है। तो अब ये वाला एक क्वेश्चन तो हम बता दिए, फिर अभी 2-3 और क्वेश्चन बताते हैं, देखो हो गया। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। ये वाला जो ये वाला तो पूरा तुम लोग को साथ भेज दिए थे ना, ये वाला नोट्स, ये वाला सबको भेजा हुआ है ना, बताओ को, ये वाला तो क्वेश्चन नोट शायद भेज चुके हैं हम पूरा का पूरा। नहीं सर, नहीं भेजे हैं, अरे नहीं। अच्छा देखते हैं रुको। नहीं सर, नहीं भेजे हैं। अच्छा ठीक है, उस दिन आधा भेजे थे ना शायद, हाँ सर। कहाँ तक भेजे थे रुको, देखना है रुको। इसके पहले भेजे थे और कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रे, कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रुक जाओ, कांस्टेंट इनपुट आउटपुट वाले देखो, तो फाइलें भेज दिया हूँ, इसको खोल करके देखो तो ये तो पूरा फाइल ही हम भेज दिया हूँ, है ना, इनपुट आउटपुट इन c.txt। इसको सब डायरेक्टली ओपन करना ब्राउजर में, सारा चीज भेजे हुए हैं टोटल जो भी बताएं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं भेजा गया होगा तो हम डायरेक्टली पेस्ट भी कर देते हैं, रुक जाओ, Ctrl+V एंटर, चला गया चौथा नंबर तक यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे तक नहीं आया, एक बार में 255 लाइन तक ही जाता है टेक्स्ट, इसीलिए अब यहाँ से 2 नंबर के आगे फिर से मार देते हैं, कॉपी पेस्ट। अब देखो तो अब यहाँ पे हम तुमको फिर एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर क्लास के बाद तुम लोग को हम 20 क्वेश्चन भेज देंगे अभी, और उसी क्वेश्चन को तुम लोग को बनाना है एक एक करके, ठीक है। अब चलो देखो, जैसे एक क्वेश्चन है मेरा कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द 5 नंबर, प्रिंट एवरेज ऑफ ऑल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हेडर फाइल तो रहेगा ही, फॉर्मेट में तो रहेगा ही, इंट में जाएंगे, इंट की जगह पर ले लेंगे फ्लॉट नंबर, क्योंकि पता है कि एवरेज मेरा फ्लॉट आएगा, तो क्या लिखेंगे FLOAT फ्लॉट, दे देंगे E कॉमा दे करके AVG करके यहाँ पे एवरेज कर दिया। अब इंटर द 5 नंबर, 5 नंबर में गए, फिर यहाँ पे %D की जगह पे %F करेंगे, %F 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 %F, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ सी कॉमा M%D कॉमा M%E हो गया। अब यहाँ पे जा करके क्या लिखेंगे, एवरेज इक्वल टू AVERAG, एवरेज इक्वल सॉरी AVG ना होगा, AVG इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, अब बटा कितना हो जाएगा 5, एवरेज निकल जाएगा। अब यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे क्या, एवरेज ऑफ ऑल नंबर इज %, यहाँ पे F करना होगा क्योंकि फ्लॉट है, सब जगह पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे AVG हो गया। अब देखो डालते हैं नंबर, एक 78 नंबर आया किसी को, एक 96 नंबर आया, एक 59 नंबर आया, उसका 48 नंबर आया, 75 नंबर आया, देखो तो 71.19999 एवरेज आ गया। तो ये क्वेश्चन तुमको हम ऐसे ही ऊपर में जो लिखे हुए हैं पहला लाइन में, ये लिख करके तुमको हम देंगे, और तुमको इसी का आंसर ऐसा कॉपी में या फिर रन करा करा करके हमको बताना है। ये ऐसा ही प्रोग्रामिंग छोटा छोटा पढ़ते हैं। अब मान के चलो एक्सेल में हम लोग एवरेज फंक्शन यूज करते हैं, तो उसकी जगह यही ना प्रोग्राम लिखा हुआ है, बट उसका नाम दे दिया है क्या, एवरेज। अब मान के चलो कि हम एक्सेल खोलते हैं, गए, हम देख, हम आए, हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने लिखा यहाँ पे ऐसा, लिखा क्या, इक्वल टू AVERAG एवरेज, डालते हैं यहाँ पे 89,71,75,67,89। अब देखो तो ब्रैकेट बंद कर देते, एवरेज निकाल दिया। आखिर कैसा ही ना प्रोग्राम इसके पीछे बनाया गया होगा, ऐसा ऐसा लाखों प्रोग्राम मिल करके तब जाकर के एक सॉफ्टवेयर बनता है छोटे छोटे, ठीक है। तो अब यहाँ पे, हाँ बोलो अजीत, क्या बोलना चाहते हो क्वेश्चन। जो प्रोग्राम लिखे सर उसमें बस जो शुरू में लिखे थे, मतलब किसमें फ्लोट लिखे हैं किसमें इंटीगर, वो उसका मतलब वो कैसे पता चलेगा? अच्छा वो ये जो कैसे, पिछला वाला अच्छा हमने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, कैसे पता चलेगा, मान के चलो कि हम तुमको बोलेंगे, अच्छा ठीक है हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट जल्दी निकालो, निकाल लिया सब। चलो अब क्वेश्चन है मेरा, यस। क्वेश्चन है यहाँ पे, अपना सेंस होना चाहिए, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द सिंगल, स्पीकर ऑफ कर दे, सिंगल सर्ट प्राइस एंड एंटर द n नंबर ऑफ सर्ट, प्रिंट द, ये क्वेश्चन है, बिल अमाउंट विथ 10% डिस्काउंट, ठीक है। अब देख, तो यहाँ पे हम, ये मेरा क्वेश्चन है, ऊपर का 2 लाइन जो है ना वो क्वेश्चन है, वो स्लैश लगा कर कमेंट देते हैं, उसके बारे में अलग से बता देंगे वो क्या है देते। अब यहाँ पे लिए हैं क्या, INT इंट, S फॉर शॉर्ट, FLOAT फ्लॉट,
P फॉर प्राइस, कॉमा यहाँ पे देते हैं बिल, कॉमा डिस्काउंट दे दिए। B फॉर बिल और D फॉर डिस्काउंट। तुम बिल भी लिख सकते हो, पूरा का पूरा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्काउंट का मतलब DIS, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, एंटर द सिंगल शर्ट प्राइस। अब ये बताओ अजीत कि तुम कभी जाओगे शर्ट खरीदने के लिए तो 1.5 शर्ट तो नहीं है लोगे, चाहे बोलोगे कि ना हमरा 1.25 शर्ट दे दीजिए, तो तू फ्लॉट लेगा कैसे उसमें, बताओ, नहीं ना लेगा। तो हम इंटीरियर ना रखेंगे उसमें। केला लेने जाना, बोला कि भाई साहब हमारा 1.5 केला देना दीजिए तनी, तो तुम बोले पागल उगल हो गया है काय। तो तुमको बेच लेने जाना, बोलना कि कुर्सी तो हमारा 2.5 कुर्सी दे दीजिए, तो नंबर ऑफ कुर्सी जब काउंट करोगे तो इंटीरियर में ना होगा, तो वहाँ पे इंटीरियर लेना है। लेकिन प्राइसिंग जब होगा तो वहाँ पे नहीं रहता है 299 पॉइंट इतना, GST काट करके पॉइंट इतना, तो वहाँ पे हमेशा प्लॉट लेना है। तो सेंस अपना होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा डेटा टाइप लेना है। तुम लर्निंग फेज में हो, सारे के सारे इंटीजर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लर्निंग फेज में हो, सारे के सारे प्लॉट रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम डेवलपमेंट फेज में जाओगे, सॉफ्टवेयर बनाने के फेज में, तो वहाँ एक एक पॉइंट भी तुमको मुश्किल से मतलब कि सोचना पड़ेगा कि हाँ कहाँ पे क्या रखे कि हमसे गलतियां ना हो, समझ में आया? तो इसीलिए कहाँ फ्लोट होगा कहाँ डबल होगा। अब एवरेज हम निकाले तो नंबर कोई हो सकता है कि 10.5 भी डाल सकता था, तो सब में वहां पे हमने फ्लोट डाल दिया, क्योंकि फ्लोट इंटीजर हो सकता है लेकिन इंटीजर फ्लोट नहीं हो सकता है। राइट प्रोग्राम टू इंटर द सिंगल शर्ट प्राइस। हम एक शर्ट का खरीदे, इसमें सिंगल शर्ट प्राइस डाले, तो हम शर्ट का प्राइस डालेंगे तो कौन सा जाएगा, P में, तो %F, M% क्या हो जाएगा, P हो गया। अब यहाँ पे डालेंगे क्या, PRINTF, प्रिंटफ, एंटर द ENTER, एंटर द नंबर ऑफ शर्ट, ठीक है, कितना नंबर ऑफ शर्ट वो खरीद रहा है वो हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे